हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है A2S एकेडमी में। प्यारे बच्चों, आपने इससे पहली वाली जो क्लास थी उसमें आपने ये देखा कि मिरर से किस प्रकार क्वेश्चंस आप सभी के एग्जाम में पूछे जाते हैं और उनको सॉल्व करने का तरीका क्या है। आपने कल यह समझा कि u की वैल्यू कब प्लस होती है, v की वैल्यू कब प्लस होती है, f की वैल्यू किस मिरर में प्लस होता है किस में माइनस होता है, कब रियल इमेज बनता है कब वर्चुअल इमेज बनता है। आपने पोजीशन देखा कि किस पोजीशन पे रखने पर हमको बड़ा और किस पे छोटा इमेज प्राप्त होता है। यह सारी चीज़ें कल के वीडियो में आप सभी से चर्चा किया गया था। आज के वीडियो में, आज का ये जो वीडियो होगा इसमें आप रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, आपने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ा है लेकिन आपने अभी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट नहीं पढ़ा है, तो आप लोग इसमें रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट देखोगे। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आएंगे आप सभी के एग्जाम में उसको डिस्कस किया जाएगा। और उसके बाद हम लोग इसमें लेंसेस को देखेंगे जिसमें कि कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस होगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखा जाएगा, न्यूमेरिकल्स करेंगे और साथ ही साथ हम लोग यह देखेंगे कि कॉनकेव से और कॉन्वेक्स से कितनी इमेज बन रही है। उसके बाद एक लास्ट आपका टॉपिक बचेगा पावर ऑफ लेंस। तो इन सभी टॉपिक को आज के वीडियो में आप सभी से डिस्कशन किया जाएगा। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को स्टार्ट करते हैं। यह रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, ठीक है। चलिए देखिए, आपने देखा था कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की अगर बात किया जाए, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में आपने यह देखा था कि यह एक प्लेन मिरर है और इस प्लेन मिरर पे लाइट इंसिडेंट कर रही थी और इंसिडेंट करने के बाद ये लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के बाहर चली गई थी। बातें समझ में आ रहा है। यह क्या था, यह प्लेन मिरर था, यह प्लेन मिरर था और इस प्लेन मिरर से जहां पे ये टकराएगी उससे सीधे सीधे एक लाइन खींचोगे तो ये नॉर्मल हो जाता था, यह नॉर्मल कहलाता था। और यहां पर इस इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है इसको I कहते हैं और इसके बीच में जो एंगल बनता है इसको R कहते हैं। यह चर्चा, यह जो पूरा प्रोसेस है इसको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इस प्रोसेस को रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहा जाता है और यह चीज आपको समझा दिया गया है। ठीक है, चलिए यह आपको समझाया गया है। ठीक है, तो अब हम लोग इसमें रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को देखेंगे कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है और इसको किस तरीके से आप डिस्क्रिप्टिव तरीके से अपने एग्जाम में इसको लिखोगे। ठीक है, चलिए तो यह चीज आप पढ़ चुके हो, इसको यहां से इरेज करते हैं। चलिए देखिए, यह जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है यह क्या है, जरा इसको आप समझिए पहले। अभी इसकी जरूरत नहीं है। देखिए भाई, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यह क्या है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो याद रखिएगा, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर करती है तो वह या तो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है या तो नॉर्मल से दूर भागती है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर करती है तो वह या तो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी या नॉर्मल से दूर भाग जाएगी।
अभी कुछ भाइयों को तो यही नहीं समझ में आ रहा होगा कि सर ये मीडियम क्या होता है। अरे भाई जरा देखो मीडियम क्या होता है, क्योंकि हमारे सामने एक बच्चा बैठा हुआ है तो किसी समय इसका भी कंफ्यूजन हुआ करता था कि ये मीडियम क्या होता है। ठीक है, तो इसलिए मैं समझ सकता हूँ कि हो सकता है कि जो बच्चे हमारी वीडियो को वॉच कर रहे हो उनको भी इस समस्याओं का सामना करना पड़ रहा हो, इससे इसका निवारण जो है यहाँ पे दिखाया जा रहा है। देखो भाई सबसे पहले आप समझो, जैसे देखो इस लाइन के ऊपर ये पूरा एयर है, यह एयर है, और इस लाइन के नीचे ये पूरा क्या है, वाटर है। यह क्या है, वाटर है। इस लाइन के ऊपर एयर है, जबकि इस लाइन के नीचे क्या है, यह पूरा वाटर है। ठीक है, यह क्या है, पूरा वाटर है। चलिए यह देखिए ये पूरा क्या है, ये सब वाटर है। ठीक है, चलिए ये देखिए ये पूरा वाटर है, तो ये पूरा क्या है, ये वाटर है। अब ये इसके ऊपर ये जो एयर है यह एक मीडियम कहलाएगा, मीडियम फर्स्ट M1 कह देते हैं, और ये जो वाटर है इसको आप दूसरा मीडियम बोलोगे, इसका नाम हो जाएगा M2। बोलो भाई, यह जो एयर है यह M1 हो जाएगा, इसका नाम M1 रख सकते हैं। तुम लोग सर M1 काहे रख दिए, कुछ और रखे होते हैं। अरे तो मीडियम नाम है ना, तो मीडियम है तो M लिखेंगे कि N लिखेंगे, M ही लिखेंगे, इसलिए यहाँ पे M1 लिखा गया और ये M2 लिखा गया। ठीक है, अब बात समझ में आई कि यह मीडियम फर्स्ट हो गया और यह मीडियम सेकेंड हो गया। ठीक है, अब देखिए भाई लाइट जब एक मीडियम से इस तरीके से आती है तो अब देखो इसका मीडियम जो है वो चेंज होने वाला है। बात समझ रहे हो, अभी तक वो एयर में थी लेकिन अब इस एयर से किस में इंटर करने वाली है, वाटर में इंटर करने वाली है। तो अभी देखो इस वाटर के सरफेस पे टकराई है, अभी अंदर ये गई नहीं है, अभी यह अंदर नहीं इंटर की है। तो जहां पे टकराती है उसी से सीधे सीधे एक तो क्या खींच दो तुम लोग, लाइन खींच दो, और इस लाइन का नाम क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है, इस लाइन का नाम क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। अब देखो भाई, अब यह लाइन जो है, अब यह लाइन जो है यह ऐसे, इसको तो इस तरीके से जाना चाहिए था, ऐसे ऐसे, लेकिन यह सीधे ना जा करके, यह सीधे ना जा करके इसको प्यार हो जाता है इस नॉर्मल से, यह नॉर्मल की तरफ मुड़ जाता है। बात समझ रहे हो, यह नॉर्मल की तरफ क्या होता है, मुड़ जाता है। अरे भाई इसको खींच लिया, अट्रैक्शन है, समझ लो। ठीक है, तो अब देखो ये चीज जो है यहां से पास करती है ऐसे। बात समझ रहे हो, तो देखो ये आ रही है और ये इधर से ऐसे जा रही है। ठीक है, यह देखो इस तरीके से इधर आ रही है और फिर यहां से ये निकल जा रही है। ठीक, तो यह देखो इस तरीके से, जब एक मीडियम में लाइट थी तो ऐसे सीधे सीधे थी, लेकिन जब दूसरे में गई तो थोड़ा सा टिल्ट हो गई, थोड़ा सा मुड़ गई। इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, इसी प्रोसेस को रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। ठीक है, आइए इस फिगर की मदद से आपको समझाते हैं कि यह रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है। चलिए अब देखिए भाई, यह जो फिगर है यह फिगर उसी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। और इसमें आप जरा देखो, यह ऊपर क्या है, तो ये एयर है, यह ऊपर क्या है, यह एयर है, तो यह एक मीडियम हो गया। नीचे क्या है, यह वाटर है, तो यह दूसरा मीडियम हो गया। नीचे क्या है, वाटर, तो यह दूसरा मीडियम हो गया। ठीक है, चलिए अब देखिए लाइट इस तरीके से आ रही है। अब जैसे ही यह वाटर के सरफेस पे टकराएगी तो यह सीधे ना जा करके यह नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी, नॉर्मल की तरफ थोड़ा सा टिल्ट हो जाएगी, झुक जाएगी। बात समझ रहे हो, इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। ठीक है, इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। अब जरा इधर देखो भाई, जो लाइट आ रही है इसका नाम है इंसिडेंट रे, और जो लाइट यहां से निकल के जा रही है इसका नाम क्या है, रिफ्रैक्टेड रे। उसमें क्या होता था, रिफ्लेक्टेड रे होता था, लेकिन इसमें क्या है, रिफ्रैक्टेड रे है। बातें समझ में आ रही हैं, ठीक है। अब देखिए, तो यहां पर इस नॉर्मल से इसके बीच में जो ये एंगल बनता है, नॉर्मल देखिए इधर, इस इंसिडेंट रे और इस नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है इसको आई कहते हैं। इसको क्या बोलेंगे, एंगल आई। ठीक है,
और देखिए इस नॉर्मल और इस रिफ्रैक्टेड रे के बीच में जो एंगल बनता है इसको आर कहते हैं और इसका नाम क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, जबकि यह क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंट है। क्लियर है, यह क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंट है। और अगर आपसे कोई पूछे कि फिगर के माध्यम से एंगल ऑफ डेविएशन दिखाओ कि एंगल ऑफ डेविएशन कहाँ है, तो देखिए भाई ये जो लाइट इधर से जा रही थी इसको सीधे तो जाएगी नहीं, लेकिन आप ऐसे सीधे डॉट 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 लाइनों को दिखा दो तो इस लाइन के बीच में, इस रिफ्रैक्टेड रे के और इस लाइन के बीच में जो एंगल बनता है इसको डेल्टा, इसी को एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं। बातें समझ में आ रही हैं कि नहीं, बातें समझ में आ रही हैं, ठीक है। चलिए, तो ये आपने समझा लाइट का एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब इंटर करती है तो वह या तो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है या नॉर्मल से दूर भागती है। इस फेनामेना को रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। इस फेनामेना को रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं, ठीक है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन चल रहा होगा कि सर ये बताइए क्या कंडीशन है कि लाइट नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई। तो कंडीशन जरा नोट करके अपनी कॉपी में लिखो कि कंडीशन क्या होता है। कंडीशन क्या है, तो कंडीशन में याद रखना कि जब लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है, जब लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जाती है तो यह नॉर्मल की तरफ झुकती है, ठीक है। बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल, बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है। यह क्या होगी, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। और दूसरी कंडीशन लिखो भाई, दूसरी कंडीशन यह है कि अगर डेंसर मीडियम से वह रेयर मीडियम में जाएगी, तो याद रखना डेंसर मीडियम से जब रेयर मीडियम में जाएगी तो यह अवे फ्रॉम द नॉर्मल, यह नॉर्मल से दूर भागेगी। यह क्या होगी, नॉर्मल से दूर भागेगी। इस कंडीशन को नोट कर लो, यह चीज इंपॉर्टेंट है। यह क्या है, इंपॉर्टेंट है। आइए एक फिगर की मदद से आपको यह रेयर डेंसर टू रेयर समझाते हैं। चलिए आइए इधर देखिए, यह देखिए, यह नीचे वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है यह पूरा वाटर है, यह पूरा पानी से भरा हुआ एक टैंक है, ठीक है। और इसके ऊपर क्या है, यह एयर है, यह क्या है, यह वाटर है, यह है वाटर। और इसके नीचे फिर क्या है, एयर है। तो ये एयर जो है यह रेयर मीडियम है, वाटर जो है यह डेंसर मीडियम है, और फिर ये क्या हो जाएगा, रेयर मीडियम हो जाएगा, ठीक है। बातें समझ में आ रही हैं। चलिए आइए देखिए भाई इधर, अब लाइट जो है इस तरीके से इसकी सरफेस पे पड़ी है, तो भाई पड़ी तो ऐसे तो इंटर करेगी नहीं, सीधे सीधे इंटर तो करेगी नहीं, है ना। तो जहां पे ये पड़ेगी उससे सीधे एक लाइन ऐसे में ड्रा कर लिया, यह नॉर्मल हो गया। तो सीधे ना जा करके यह लाइट जो है देखिए रेयर से डेंसर में जा रही है, तो रेयर से डेंसर में जाएगी तो नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी। इसको सीधे जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन यह क्या होगी, यह जो है थोड़ा सा नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी इस तरीके से, ठीक है। अब जहां पे ये बेंड की है उसी से फिर एक नॉर्मल ड्रा कर दो ऐसे ऐसे, ठीक है। अब देखिए जाना चाहिए था इसको ऐसे, जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन अब ये देखिए ये रेयर, अब ये डेंसर से रेयर में जा रही है, तो डेंसर से रेयर में जाएगी तो ये क्या होगी, दूर भाग जाएगी। बातें समझ में आ रहा है। ये देखिए जा रही है लाइट, ये जा रही है और ये जा रही है, ठीक है। इसको अपनी कॉपी में बना लो, इसको आप अपनी कॉपी में बना लो, ठीक है। तो ये रहा, रेयर से डेंसर में जाएगी तो देखिए नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई,
और डेंसर से रेयर में जाएगी तो देखिए नॉर्मल से दूर भाग रही। अरे भाई ये नॉर्मल है, यह भी नॉर्मल है, यह भी नॉर्मल है। ठीक है, अपनी कॉपी में आप बना लो। यह इंपॉर्टेंट है कि कब डेंसर से रेयर में जाएगी तो क्या होगा और रेयर से डेंसर में जाएगी तो क्या होगा। ठीक है, चलिए चलिए हो गया, बना लिए हो आप सभी लोग। चलिए अब ये देखते हैं, अब आपको ये याद रखना है कि लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है। यह लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है याद रखिएगा भाई। आपसे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन भी एग्जाम में पूछता है और लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन भी पूछता है कि लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है। तो याद रखिएगा कि लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में क्या है, द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड द रिफ्रैक्टेड रे ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। यह सभी जो हैं वह एक प्लेन में लाई करेंगे। इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड इंसिडेंस हो गया, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जहां पे इंसिडेंट, यह क्या है, यह पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है। ठीक है, और रिफ्रैक्टेड रे all lie in the same plane, all lie in the same plane। ठीक है, चलिए इसको लिख लीजिएगा आप लोग। और दूसरा जो है लिखा है कि द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ द एंगल ऑफ द इंसिडेंस एंड द साइन ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज अ कांस्टेंट। अभी आपको समझाते हैं कि यह साइन ऑफ इंसिडेंस ऑफ एंगल आई और साइन ऑफ इंसिडेंस ऑफ एंगल आर, इन दोनों का जो रेशियो होता है वह कांस्टेंट होता है और उसको क्या कहते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ा जाए। अब देखिए भाई जरा इस फिगर पे देखिए, इस फिगर में जरा आप देखिए। चलिए एक दूसरा फिगर बनाते हैं यहाँ पे। आइए, यह देखिए एक लाइन हो गई और यहां से इस तरीके से एक लाइट आ रही है, यह इसका नॉर्मल हो गया। यह सीधे ना जा करके थोड़ा सा नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। यहां पर जो एंगल बन रहा है यह एंगल है आई, यहां पर जो एंगल बन रहा है यह एंगल है आर। बातें समझ रहे हो, यह एंगल है आई, यह एंगल है आर। इन दोनों का साइन ले लो तो आई का साइन हो जाएगा साइन आई और आर का साइन हो जाएगा साइन आर। अब इन दोनों का जो रेशियो होता है, मतलब कि साइन आई अपान में साइन आर, साइन आई अपान में साइन आर इज इक्वल टू एन। अरे एन क्या है तो याद रखिएगा एन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एन क्या है, एन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या है भैया, एन जो है वह रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू एन इज इक्वल टू साइन आई अपान में साइन आर, साइन आई अपान में साइन आर। क्लियर है, बताइए क्या यहां तक बातें क्लियर हैं। और इस साइन आई अपान साइन आर इज इक्वल टू जो ये एन लिखा है जो कांस्टेंट है, इसका एक नाम है। इस लॉ को एक वैज्ञानिक के नाम पे रखा गया है, याद रखिएगा, उसका नाम है स्नेल लॉ। उसका नाम क्या है, उसका नाम है स्नेल लॉ। यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपसे यह एग्जाम में पूछेगा कि बताइए स्नेल लॉ क्या होता है, तो आप बताइएगा कि इंसिडेंट एंगल का साइन और रिफ्लेक्टेड एंगल का साइन, इन दोनों का जो रेशियो होता है वह क्या होता है,
कांस्टेंट होता है और इसी को क्या कहते हैं, इसी को स्नेल लॉ कहते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है, इसी को क्या कहते हैं, इसी को स्नेल्स लॉ कहते हैं, जो कि x एंड y इज इक्वल टू साइन आई अपान में साइन r लिखा हुआ है। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं स्नेल्स लॉ। क्लियर है? यहां तक बातें समझ में आ रही हैं? तो आपने इस रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में देखा कि लाइट एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम में इंटर करती है तो वह किस तरीके से नॉर्मल की तरफ बेंड हो रही है या फिर नॉर्मल से दूर जा रही है। और इसमें आपने यह देखा कि इस साइन आई और साइन आर के रेशियो को स्नेल लॉ के नाम से जाना जाता है। चलिए, अब इसी में आपको यह समझना है, अब इसी में आपको यह समझना है कि क्रिटिकल एंगल क्या होता है। यह क्रिटिकल एंगल क्या होता है, यह इंपॉर्टेंट है, आपसे थ्योरेटिकल तरीके से भी पूछा जा सकता है कि क्रिटिकल एंगल क्या होता है, और साथ ही साथ इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन भी आपको अब एग्जाम में बताना पड़ेगा कि क्रिटिकल एंगल क्या होता है। ठीक है, चलिए पहले आप कुछ डायग्राम की मदद से इसको समझिए। चलिए, यह सभी जो हैं यह इंसिडेंट एंगल है, यह सभी जो है वह इंसिडेंट एंगल है। यह एयर है और इसके ऊपर वाटर है, यह एयर है और इसके ऊपर वाटर है। तो इसका मतलब यह है कि जब रेयर से डेंसर में जाएगा तो वह नॉर्मल की तरफ बेंड भी हो जाएगा, जब रेयर से डेंसर की तरफ जाएगा तो नॉर्मल की तरफ बेंड भी हो जाएगा। अच्छा, तो इसका मतलब भाई जरा इसका नॉर्मल बनाओ, तो ये नॉर्मल हो जाएगा। इसको जाना चाहिए था कैसे, जाना चाहिए था इसको इस तरीके से, जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन ये नहीं जाएगा। यह क्या जाएगा, इस देखो, अच्छा इसको उल्टा करते हैं, ये डेंसर कर लेते हैं और इसको रेयर कर लेते हैं। अब इस केस में क्या होगा, जब डेंसर से रेयर में लाइट जाती है तो वह नॉर्मल से दूर भागती है। जब डेंसर से, ये डेंसर वाला मीडियम है, ये रेयर है, ये डेंसर है, यह रेयर है, यह डेंसर है, यह रेयर है। ठीक है, इस तरीके से आप समझिए। तो जब लाइट डेंसर से रेयर में जाती है तो नॉर्मल से दूर भागती है, नॉर्मल से दूर भागती है। अच्छा, तो इसका मतलब है कि क्या लाइट इस तरीके से जाएगी कि नहीं जाएगी, बिल्कुल। अब ये बताइए कि मैं इस वाले एंगल को, इस आई वाले एंगल को क्या कर रहा हूं, घटा रहा हूं, थोड़ा और कम कर दूं। तो जब मैं और कम कर दूंगा तो इसका जो रिफ्रैक्शन होगा वह और इसके किनारे होगा और इसके पास होगा। अब आप इसमें और चढ़ा दोगे तो इसका रिफ्रैक्शन कुछ इस तरीके से होगा। आप और घटा दोगे तो एक समय ऐसा आएगा कि जो रिफ्रैक्टेड रे है, जो रिफ्रैक्टेड रे है वह पैरेलल हो जाएगी सरफेस के। क्या बातें समझ में आ रही हैं, वह पैरेलल हो जाएगा किसके, सरफेस के। तो यहाँ पे इसका जो एंगल होगा आर का वह कितना हो गया, वह 90 डिग्री हो गया। बातें समझ में आ रही हैं, 90 डिग्री हो गया। ठीक है, तो आई के किस एंगल पे आर जो है वह आई के किसी एंगल पे, आई की कुछ वैल्यू आप लोगे तो उस एंगल पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो होगा वह 90 डिग्री हो जाएगा। जैसे कि इस फिगर में बना है, इधर देखिए, इस वाले एंगल पे जब लाइट जा रही है तो वह इस प्लेन के, इस सरफेस के पैरेलल हो जा रही है। तो इसके बीच का जो एंगल है वह 90 डिग्री है, इसके बीच का जो एंगल है वह कितना है, वह 90 डिग्री है। बातें समझ में आ रही है कि नहीं। अच्छा, यहाँ पर जो ये एंगल होगा, यह आई को हम बढ़ा रहे हैं कंटिन्यूअसली, आई को क्या किया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है। आई को बढ़ाने से आर क्या हो रहा है, घट रहा है। आई को बढ़ाने से आर क्या हो रहा है, घट रहा है। ठीक है, आई को बढ़ाने से आर क्या हो रहा है, घट रहा है। ठीक है, अब देखिए, तो आई के किस एंगल पे आर जो है, आई के किसी एंगल पे आर की वैल्यू जो है वह 90 डिग्री हो जाएगी। ठीक है, और इसी को क्या कहते हैं, अब जरा इधर आइए, तो आपने ये जाना है कि n इज इक्वल टू क्या होता है, साइन आई अपान में साइन
आर, साइन आई अपान में साइन आर, यह आप जानते हो, ठीक है, यह आपको पता है। तो ये बताइए भाई, आई तो आई ही रहेगा, मान लीजिए इसकी कुछ वैल्यू है, लेकिन आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर की वैल्यू हो जाएगी साइन 90, साइन 90। बात समझ में आ रही है? तो n बराबर क्या हो गया, तो n बराबर क्या हो गया, तो साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1, साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1, तो साइन आई अपान में क्या हो गया 1, साइन आई, अब साइन n इज इक्वल टू क्या हो गया साइन आई। क्या बात समझ में आ रही है? क्या बातें आपको समझ में आ रही हैं? बताइए, यहां तक क्या बातें आपको समझ में आ रही हैं? बताइए भाई, यहां तक क्या आपको बातें समझ में आ रही हैं? तो ये जो आई है, यह जो आई वाला एंगल है, यह किसके बराबर है, सी के बराबर है, क्योंकि यही क्रिटिकल एंगल है। इसी एंगल पे यह आर की वैल्यू जो है वह 90 डिग्री हो जाती है। जिस एंगल पे आर की वैल्यू 90 डिग्री हो जाती है उस एंगल को क्रिटिकल एंगल कहते हैं। बात समझ में आ रही है? जिस एंगल पे आर की वैल्यू 90 डिग्री हो जाती है उस एंगल को क्रिटिकल एंगल कहते हैं। तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन सी, साइन सी, या फिर इसी का एक फार्मूला आप और लिख सकते हो, n इज इक्वल टू 1 अपान कोसेक सी, 1 अपान कोसेक सी। यह इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिएगा, यह इंपॉर्टेंट है, इससे अभी न्यूमेरिकल आपको कराते हैं, ठीक है। चलिए इसको आप नोट कर लो। चलिए ठीक है, एक बार क्रिटिकल एंगल को, नाम ही इसका क्रिटिकल एंगल है, तो हो सकता है कि आपको समझने में थोड़ा समस्या हो रही हो, लेकिन फिर से जरा इसको एक बार देखो। आप इस लाइट रे को जैसे जैसे ऊपर की तरफ पकड़ के ऐसे लेके जाओगे तो नॉर्मल से इसके बीच का जो एंगल होगा वो बढ़ता जाएगा। तो किसी एंगल पे, आई के किसी एंगल पे आर की जो वैल्यू है वह 90 डिग्री हो जाएगी, प्लेन के एकदम पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। तो जिस एंगल पे आई की वैल्यू 90 डिग्री हो जाती है उस एंगल को क्रिटिकल एंगल कहते हैं। जिस एंगल पे आई की वैल्यू, जिस एंगल पे आर की वैल्यू 90 डिग्री हो जाती है उस एंगल को क्रिटिकल एंगल कहते हैं, ठीक है। और क्रिटिकल एंगल को सी से डिनोट करते हैं। तो आई की वैल्यू की जगह, आई की जगह तुम सी रख दोगे तो n इज इक्वल टू साइन सी, और साइन थीटा बराबर क्या होता है 1 अपान कोसेक थीटा होता है। इसलिए यहां पे साइन सी इज इक्वल टू हमने क्या लिख दिया 1 अपान कोसेक सी। बातें समझ में आ रही हैं? मैंने क्या लिख दिया 1 अपान कोसेक सी, ठीक है। चलिए यहां तक बातें आपको समझ में आ रही हैं? बताइए। चलिए ये बातें आपको समझ में आ गई, अभी न्यूमेरिकल कराएंगे तो ये और क्लियर हो जाएगा। चलिए अब इसमें इसी से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो कि इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आप सभी के एग्जाम में आते हैं। इस तरीके से पानी से भरा हुआ एक ग्लास अगर आपके घर पे है तो इसमें देखो पेंसिल डाला है, तो पेंसिल देख रहे हो, पेंसिल यहाँ से इस तरीके से, देखिए ये पेंसिल इस तरीके से दिखाया है और यहाँ से ब्रेक होकर के ऐसे हो गई है। ये देखिए, मतलब कि एक रियल हाइट होती है और एक एपरेंट हाइट होती है, एक रियल हाइट होती है और एक एपरेंट हाइट होती है। बातें समझ में आ रहा है? ये देखिए मछली मारने के लिए तैयार है लड़का, लेकिन मछली यहाँ पे है, रिफ्रैक्शन के कारण मछली इसको यहाँ दिखेगी, और अगर ये यहाँ मारेगा तो मछली मरेगी नहीं। बातें समझ में आ रहा है? ठीक है। अब इससे रिलेटेड देखो समस्याएं क्या हैं, इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्या हैं, किस तरीके से पूछता है। तो इसका फार्मूला जरा आप समझिए। एक रियल डेप्थ होता है और एक एपरेंट डेप्थ होता है। रियल डेप्थ क्या होता है और एपरेंट डेप्थ क्या होता है, जरा इस बात को पहले आप समझिए। देखिए भाई, जो मछली की जो एग्जैक्ट पोजीशन है, मछली की जो एग्जैक्ट पोजीशन है, जिस डेप्थ पे मछली है वो यहाँ पे है, वो यहाँ पे है। यह रियल पोजीशन है या फिर रियल डेप्थ है, जबकि मछली
रिफ्रैक्शन के कारण यहां नजर आ रही है, यहां नजर आ रही है, तो यहां से यहां तक का जो डेप्थ है वह एपरेंट डेप्थ है। वह क्या है? एपरेंट डेप्थ है। तो इससे रिलेटेड एक फार्मूला बन जाता है n इज इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ। एपरेंट डेप्थ इसको याद रखिएगा। n क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। n इज अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन में एपरेंट डेप्थ। रियल डेप्थ अपॉन में एपरेंट डेप्थ। ठीक है, चलिए अब आपको इस पे कुछ क्वेश्चंस बताते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि एक कॉइन जो कि पानी में डाल दिया गया है, उसकी रियल डेप्थ आपको दिया गया है। एक कॉइन है जो कि पानी में है और इसका रियल डेप्थ आपको क्वेश्चन में गिवन है। यह कॉइन है, इसका रियल डेप्थ जो है वह आपको गिवन है और यह कितना है? यह 4 सेंटीमीटर है। यह 4 सेंटीमीटर है। तो आपसे पूछेगा कि बताइए इसका एपरेंट डेप्थ क्या होगा जब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4.5 है। जब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4.5 है, अर्थात n की वैल्यू जो है वह आपको 4.5 दिया है। तो सिंपल सी बात है, इस फार्मूले पे इसको पुट कर दो। रियल डेप्थ दिया है तो रियल डेप्थ की जगह क्या रखोगे? 4। एपरेंट डेप्थ आपको निकालनी है तो इसको x मान लो, और n की वैल्यू आपको दिया है 4.5 तो 4.5 रखो। इसको आप सॉल्व कर लो तो ये 1 रख के क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये x इंटू 4.5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4 अपॉन में 4.5। आप इस पॉइंट को यहाँ से हटाओगे तो ये हो जाएगा 40 अपॉन में 45। ठीक है, आप इसको डिवाइड कर लो, यही क्या निकल जाएगा? एपरेंट हाइट निकल जाएगी। यही क्या निकल जाएगा? एपरेंट हाइट निकल जाएगा। किसका? उस ऑब्जेक्ट का। ठीक है, इस तरीके से यहाँ से क्वेश्चंस 1 नंबर में पूछे जाएंगे। यह इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। जो बताना सब इंपॉर्टेंट है लाइट चैप्टर में। आज नहीं तो कल पूछेगा, लेकिन पूछेगा जरूर। ठीक है, चलिए हो गया। अब कुछ न्यूमेरिकल्स को कर लिया जाए इस रिफ्रैक्शन के प्रोसेस पे, जिससे कि आप सभी को संतुष्टि मिल जाए कि हाँ सर अब ये टॉपिक हमारा क्लियर हो गया है। ठीक है, चलिए हो गया, नोट कर लिए हो। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और इससे रिलेटेड कुछ समस्याओं को सॉल्व करते हैं। ये देखिए क्वेश्चन आप सभी के सामने है। लिखा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू लिक्विड ऑफ क्रिटिकल एंगल 30 फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड। देखो भाई, पहले अभी कुछ लोगों को कंफ्यूजन यह होगा कि जैसे लिखा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास। देखिए अब इसको मैं 2 तरीके से लिखता हूं। पहला तरीका मैंने लिख दिया ANG, दूसरा लिखा मैंने GNA। अब बताइए इसमें से कौन सा सही है? बताइए, ये जो ऊपर सेंटेंस लिखा गया है इसको सही तरीके से इसमें से कौन सा लिखा गया है? ANG लिखा है या फिर GNA लिखा है? बताइए। तो देखिए भाई, आप याद रखिएगा इस सेंटेंस में जिसके रिस्पेक्ट में बात किया गया हो, तो विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास मतलब ग्लास के रिस्पेक्ट में, तो ग्लास को पहले लिखना, ठीक। जिसके रिस्पेक्ट में बातें करेगा उसको पहले लिखना है।
जिसके रिस्पेक्ट में बात नहीं करेगा उसको बाद में लिखना है। बात समझ में आ रही है? जिसके रिस्पेक्ट में बात करेगा उसको पहले, जिसको नहीं बात करेगा उसको बाद में लिखो। क्लियर? चलिए, ये बातें आपको समझ में आ गई। तो यहां पे क्वेश्चन में आपको ये दिया है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू लिक्विड, रिस्पेक्ट टू लिक्विड, इसका मतलब कि लिक्विड n, इसके बाद a। बात समझ में आ रही है? ठीक है, इज इक्वल, यह आपको कितना दिया है, कुछ दिया है क्या इसमें? ठीक है, इसके बाद इसमें क्रिटिकल एंगल दिया है। क्रिटिकल एंगल कितना दिया है? 30। इसका मतलब C की वैल्यू कितनी है? 30 है। C की वैल्यू कितनी है? 30 है। तो क्या पूछा है? फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड, फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड। अब जरा ये बताइए, अगर ANG लिखा है तो क्या आप इसको ये लिख सकते हो 1/GNA? बताइए, क्या ये लिख सकते हो आप? बिल्कुल लिख सकते हो। नहीं जानते हो तो नोट कर लो, इसको लिखा जा सकता है। तो उसी प्रकार आपको ये फार्मूला पता है कि LNA बराबर अगर साइन C है तो इसका जस्ट उल्टा कर दे ANL, यह हो जाएगा 1/sin C। बताइए, 1/sin C हो जाएगा। बताइए भाई, 1/sin C हो जाएगा। ठीक है, और 1/sin C, अब ये बताइए C की वैल्यू है कितनी? 30 डिग्री। C की वैल्यू है 30 डिग्री और sin 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। तो 1/1/2, यह कितना हो जाएगा? 2। इसका मतलब कि ANL कितना निकला? 2। ये आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा, अपनी कॉपी में आप इसको नोट कर लो। ठीक है, इस तरीके से न्यूमेरिकल क्रिटिकल एंगल के ऊपर पूछे जाते हैं। इस तरीके से न्यूमेरिकल्स जो हैं वो क्रिटिकल एंगल पे पूछे जाते हैं। हो गया? नोट कर लिए? चलो आ जाओ, कुछ क्वेश्चंस और कराते हैं आपको। ये देखिए, ये क्वेश्चन लिखा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर, विथ रिस्पेक्ट टू एयर, किसके रिस्पेक्ट में? एयर के रिस्पेक्ट में। तो ANW बराबर कितना है? 4/3। क्या लिखा है? फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। उल्टा पूछ लिया इसका, मतलब कि WNA पूछ लिया। तो याद रखिएगा भाई, अगर ANW लिखा है तो यह किसके बराबर होता है? 1/WNA के, 1/WNA के। तो जरा बताइए, अगर आपको ANW की वैल्यू 4/3 दिया है तो क्या WNA की वैल्यू क्या हो जाएगा? 1/ANW। बताइए, और ANW की वैल्यू कितनी है? 4/3। यह कितना हो जाएगा? 3/4। यही आपका आंसर हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग भी और ट्राई करो। यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस को बताना पॉसिबल नहीं है, आप लोग भी अपने घर पे ट्राई करो। अगर किसी भी प्रकार की क्वेश्चंस में आपको समस्याएं होती हैं तो आप कमेंट में उस क्वेश्चन ही को टाइप कर दो पूरा, हम उसको सलूशन यहाँ पे आपको बताएंगे, वीडियो के माध्यम से आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसी में थोड़ा सा कुछ पदार्थ ऐसे हैं जिनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप लोग याद कर लीजिएगा। जैसे एयर का कितना है? 1.003, आइस का 1.31, वाटर का 1.33, बेंजीन का 1.50,
डायमंड का 2.42, डायमंड का 2.42, इसको याद कर लीजिएगा भाई, इसको याद कर लीजिएगा आप सभी लोग, ठीक है। इसको अपनी कॉपी में नोट कर लो, इसको याद करना ही पूछेगा। चलो हो गया। अब इधर देखिए, ये जो वायलेट कलर है, ये जो वायलेट कलर होता है, वायलेट कलर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, मतलब कि n, वह अधिकतम होता है, मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम। जबकि रेड कलर के लिए, रेड कलर के लिए n की वैल्यू जो है वह मिनिमम होती है। इस चीज को आप नोट कर लो, इसको याद करना। वायलेट कलर के लिए n की वैल्यू जो होती है वो मैक्सिमम होती है, जबकि रेड कलर के लिए n की वैल्यू जो होती है वह मिनिमम होती है। तो भाई n और c में रिलेशन है, n इज इक्वल टू क्या होता है 1/sin c। क्रिटिकल एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या है, रिलेशन है, बताइए। क्रिटिकल एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में ये रिलेशन है। अगर n की वैल्यू जिसके लिए ज्यादा होगी उसके लिए सबसे कम होगा क्रिटिकल एंगल। बातें समझ में आ रही हैं? n की वैल्यू जिसके लिए सबसे ज्यादा होगी उसके लिए क्रिटिकल एंगल सबसे कम होगा। अर्थात वायलेट कलर का जो क्रिटिकल एंगल होता है, क्रिटिकल एंगल वह सबसे कम होता है। क्रिटिकल एंगल मिनिमम होता है। कितना होता है, मिनिमम। जबकि रेड कलर के लिए क्रिटिकल एंगल जो होता है वह मैक्सिमम होता है, क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है। इस बात को याद रखिएगा, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। हो गया। चलिए आइए एक न्यूमेरिकल और इसी पे किया जाए, एक न्यूमेरिकल इसी पे और करते हैं। ये देखिए लिखा है कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज दिस इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 4/3, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर होगा, ठीक है, इज 4/3। तो देखिए भाई विथ रिस्पेक्ट टू एयर, तो मतलब कि an W की वैल्यू कितनी है 4/3, और स्पीड ऑफ लाइट दिया है, स्पीड ऑफ लाइट दिया है। चलिए मैं स्पीड ऑफ लाइट को ले लेता हूं c, स्पीड ऑफ लाइट को ले लेते हैं क्या c, ठीक है। तो c की वैल्यू कितनी है 3.0 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। 3.0 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब देखिए भाई इसके लिए आपसे पूछा क्या है, फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। देखिए ये एयर में ऐसे आ रही थी तो वाटर में भी तो जाएगी, वाटर में भी जाएगी। तो एयर वाले का स्पीड दिया है 3.0 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो भैया अब ये किस में इंटर कर गई, अब ये वाटर में इंटर कर गई, तो यहां पर भी तो लाइट का कुछ स्पीड होगा, यहां पर भी लाइट का स्पीड होगा ना। अब आप जरा मुझे बताना कमेंट करके कि c की वैल्यू यहां पे ज्यादा है तो यहां पे कम होगा कि ज्यादा, ऐसे सोच के बताओ भाई। अरे एयर में ज्यादा है तो इससे कम ही इसका वैल्यू होगा, इससे कम ही इसका वैल्यू होगा। तो स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम, देखो इसमें एक फार्मूला लिख लो, n इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर
डिवाइड बाई स्पीड ऑफ लाइट इन स्पीड ऑफ लाइट इन अनदर मीडियम, किसी भी मीडियम में उसकी स्पीड। ठीक है, किसी भी, ये फार्मूला नोट कर लो आप लोग, जब इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा तो ये वाला लगाना। ठीक है, चलिए अब देखिए स्पीड ऑफ लाइट दिया है, एन की भी वैल्यू दिया है, तो जब सब कुछ दिया है तो क्यों नहीं इसको सॉल्व कर रहे हो, तो एन की वैल्यू हो जाएगा 4/3, स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू कितना है 3 × 10⁸, नीचे क्या है स्पीड ऑफ लाइट, तो इसको ले लो v, भैया इसको सॉल्व कर दो, सॉल्व कर लोगे, ये हो जाएगा 4v = 3 × 3 × 10⁸। आप v बराबर कितना आ गया 3 × 3 × 10⁸ डिवाइड बाई 4, ये कितना हो जाएगा 3 3 जा 9/4 × 10⁸, 9 को 4 से कर दो डिवाइड, 4 1 जा 4, 5 उधर जाएगा, 4 2 जा जाएगा ये। ठीक है, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 हो गया। ठीक है, बचा कितना 1, पॉइंट लगाओगे 4 2 जा 8, बचा 2, तो ये 5 हो जाएगा × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये हो गया स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। दिस इज अ स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। यह जो है स्पीड ऑफ लाइट है, और किसमें वाटर में, यह जो है वह स्पीड ऑफ लाइट है किसमें वाटर में। नोट कर लो, नोट कर लो, इस तरीके से भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे। नोट कर लो, कर लिए, नोट कर लिए तो पानी पी लो यार, हैं? चलो हो गया, आ जाओ, लगे रहो, आज पूरा चैप्टर खत्म कर देंगे। चलो अब आपका ये पूरा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट खत्म हो गया। आपने इसमें देखा कि स्नेल लॉ क्या होता है, क्रिटिकल एंगल क्या होता है, रिफ्रैक्शन क्या होता है, कब लाइट नॉर्मल की तरफ बेंड करेगी, कब लाइट नॉर्मल से दूर जाएगी, और इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ पे आप सभी के सामने डिस्कशन किया गया। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, जो कि है स्फेरिकल मिरर, जो कि है स्फेरिकल लेंसेस। मिरर तो हो गया, लेंस पढ़ेंगे। अब आप लोग बोलते भी नहीं हो सर लेंस तो, मिरर तो पढ़ा दिए, अब दूसरा कुछ पढ़ाओ भाई। देखो लेंस आपको पढ़ना है, लेंस। लेंस जो है वह 2 प्रकार का है। लेंस कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का लेंस होता है। कॉपी में अपने नोट करते रहो फटाफट। लेंस 2 प्रकार का, पहला होता है कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, और दूसरा होता है कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस। अरे सर थोड़ा बताइए, दिखाइए जरा ये कैसा होता है। देखो भाई जरा ये कैसा होता है। कॉन्वेक्स बोलेगा तो ऐसे, ठीक है, और अगर कॉनकेव बोलेगा तो ऐसे, ठीक है। अगर कॉन्वेक्स बोलेगा तो इस तरीके से, और अगर कॉनकेव बोलेगा तो ऐसे बनाना। बना दोगे? बताओ, बना लोगे ना? चलो आ जाओ। अब देखिए भाई इंपॉर्टेंट चीज क्या है। यह जो कॉन्वेक्स होता है यह कन्वर्जिंग होता है, यह कन्वर्जिंग होता है, जबकि यह जो कॉन्वेक्स है यह कन्वर्जिंग होगा, जबकि कॉनकेव जो होता है, कॉनकेव जो होता है वह डाइवर्जिंग होता है। कॉनकेव जो होता है वह क्या होता है?
डाइवर्जिंग होगा। ठीक है, याद रखना कॉनकेव जो है यह डाइवर्जिंग होगा। यह क्या होगा? डाइवर्जिंग होगा। अरे सर ये बताइए यह कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग क्या होता है? अरे कन्वर्जिंग का मतलब लाइट को एक स्थान पे कन्वर्ट कर देना, डाइवर्जिंग का मतलब दूर दूर भगा देना। देखो भाई जरा देखो, यह है कॉन्वेक्स, ठीक है, इससे एक लाइन ऐसे हमने पास करा दिया, प्रिंसिपल एक्सिस इसका हो गया। अब जब ये इस तरीके से कॉपी में अपने आप इस तरीके से फिगर को बनाते रहो, कॉपी में आप इस तरीके से फिगर्स को बनाते रहो। ठीक है, चलिए यहां पे होता है, देखो इसमें सेंटर ऑफ कर्वेचर वेचर कुछ नहीं लेना है, सिंपल सी बात याद कर लो। यहां पे होता है F1 और इसी की सेम दूरी पे क्या होता है 2F1। यहां पे क्या हो जाएगा F2 और यहां पे क्या हो जाता है इसी से सेम दूरी पर 2F2। ठीक है, उसी प्रकार इसमें भी होता है, उसी प्रकार इसमें भी होगा। ये इसके एक्सिस पास करा दो, यहां पे हो जाएगा F1, यहाँ पे हो जाएगा 2F1, यहाँ पे हो जाएगा F2, यहाँ पे हो जाएगा 2F2। ठीक है, और ये जो बीच में पॉइंट होता है इसको C कहते हैं, ऑप्टिकल सेंटर। यह क्या है? C है, इसका नाम है ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर, ये कॉपी में बना लो अपने आप, बनाते रहो साथ साथ पढ़ते रहो। चलिए अब देखिए इसमें होता क्या है कि जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ऐसे लाइट्स आती हैं तो इन लाइटों को यह कन्वर्ज कर देता है। यह क्या करता है? यह कन्वर्ज कर देगा। देखो इस तरीके से ऐसे, तो इसलिए इसको कन्वर्जिंग लेंस बोला जाता है। और ये क्या करता है, यह जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट्स आती हैं यहाँ से पड़ने के बाद ये दूर भगा देता है। यह क्या करता है? दूर भगा देता है। बातें समझ में आ रही हैं? यह दूर भगा देता है। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? इसलिए इसको डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं। कॉपी में बनाते रहो, पढ़ते रहो, समझते रहो और आगे बढ़ते रहो। ठीक है, इस तरीके से होता नहीं है। अरे कहाँ भंडारे में गए हो? भंडारे में, भंडारे में होता है ना, पूड़ी लेते रहो, सब्जी लेते रहो और आगे निकलते रहो। उधर से कोई माइक में बोलता है पूड़ी लेते रहो भाई, निकलते रहो। उस तरीके से आप भी पढ़ते रहो, समझते रहो और आगे बढ़ते रहो। चलो हो गया, आइए आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं भाई, इसमें आपने यह समझा कि कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग। अब देखिए यह जो लाइट को जो फोकस करता है वह यहाँ पे करता है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है इसको स्मॉल f या फिर फोकल लेंथ कहते हैं। फोकल लेंथ, ठीक है। अब यह इधर ही क्यों होती है? तो याद रखिएगा क्योंकि लाइट को यह इस वाले पॉइंट पे फोकस करता है, इस F2 पे फोकस करता है, तो इसलिए F यहाँ पे होगा। जबकि यह लाइट को कहाँ फोकस करता है? यह लाइट को कहाँ फोकस कर रही? फोकस ही नहीं कर रहा, दूर भगा दे रहा है, तो इसका फोकल लेंथ जो होता है वह इस साइड होता है, ये वाली लाइन F। यह क्या है? F है, ठीक, यह F है। तो भैया ये बताओ, अगर एक सीधे से लाइन ड्रा करें तो यह वाली फोकल लेंथ इधर है, तो इसका मतलब f की वैल्यू क्या हो जाएगी? पॉजिटिव। f की वैल्यू क्या हो जाएगी? पॉजिटिव। जबकि इसके लिए f की वैल्यू क्या हो जाएगी? निगेटिव। इसके लिए f की वैल्यू क्या हो जाएगी? निगेटिव। अरे याद रखना, f की वैल्यू इसके लिए पॉजिटिव और इसके लिए निगेटिव। ठीक है, इतनी बात याद रहेगी। चलिए अब इन दोनों का ही भैया एक फार्मूला है जिसको आप लेंस फार्मूला के नाम से जानते हो, जिसको आप लेंस फार्मूला जानते हो। चलिए आइए इसको भी देखा जाए। यह होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। यह इसका जो प्रूविंग है वह आपके सिलेबस में नहीं है,
और क्या मतलब है जब नहीं है तो खिचड़ी हो जाएगा सब, ठीक। तो 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, जबकि मिरर में क्या होता है, मिरर में सभी प्लस में होते हैं। f क्या है, तो f लिख लो फोकल लेंथ, f क्या है फोकल लेंथ, v क्या है तो ये लिख लेना इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, ठीक है। u क्या है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लिख लोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी में एक फार्मूला और नोट कर लो, m इज इक्वल टू I/o, हाइट ऑफ इमेज बटे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज बटे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू v/u। याद रखना लेंस में यह प्लस में होता है जबकि मिरर में यह माइनस होता है, लेंस में यह प्लस होता है जबकि मिरर में क्या होता है माइनस होता है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आप अपनी कॉपी में हमारे साथ नोट करते रहो। हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आपने यह समझा कि सर हम ये लेंस का फार्मूला भी समझ गए हैं और यह मैग्निफिकेशन भी समझ गए। अब चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें समझते हैं कि इस कन्वर्जिंग मिरर से इस कन्वर्जिंग लेंस से कुल कितनी इमेज बनती हैं और इस डाइवर्जिंग लेंस से कुल कितना इमेज बनता है, इसको समझते हैं। याद रखिएगा इस कन्वर्जिंग लेंस से कुल इमेज की संख्या जो है वह 6 है, जबकि इस डाइवर्जिंग लेंस से कुल संख्या जो है वह है 2। इससे कुल 2 इमेज बनेंगी जबकि इससे 6 इमेज बनती हैं। आइए इन इमेज को देखा जाए। ये देखिए यह आपके सामने जो ये फिगर है यह किसका है, यह कॉन्वेक्स का है, यह कॉन्वेक्स का है, जबकि यह जो है वह कॉनकेव का है, यह जो है वह कॉनकेव का है। याद रखिएगा भाई, आपको याद रखना है कि इसमें देखिए सबसे पहले ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा गया, इनफाइनाइट पे रखा गया, तो इमेज कहाँ बनी, इमेज जो है F2 पे बन गई। फिर इस 2F1 के पहले रख रहा है और इमेज कहाँ बन रही है, F2 और 2F2 के बीच में बन रही है। फिर कहाँ पे रख रहा है, तीसरे में देखिए ऑब्जेक्ट एट 2F पे। जब 2F पे रखोगे तो याद रखो लेंस में भी पूछेगा, बोलेगा कि बताओ कहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखें जिससे ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट की हाइट और इमेज की हाइट इक्वल मिले। तो याद रखना वो 2F पे है। यहाँ पर जब 2F पे रखोगे तो तुमको क्या मिलेगा, सेम, जितना बड़ा इमेज रहेगा उतनी बड़ी उसकी हाइट रहेगी, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट रहेगा उतना बड़ा इमेज रहेगा। ठीक है, अगला केस है ऑब्जेक्ट इन बिटवीन F एंड 2F। ठीक है, फिर है ऑब्जेक्ट एट F, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस F। ठीक है, चलिए अब आपको जरा समझाते हैं कि भाई ये F प्लस माइनस कब हो रहा है, कैसे हो रहा है, जरा इसको समझो। आप जरा ये देखिए, हर एक केस में यह रहा कॉन्वेक्स, यह रहा कॉन्वेक्स। अब अगर आप ऑब्जेक्ट को रखोगे तो ये C हो गया ऑप्टिकल सेंटर, ये हो गया F1 और ये हो गया 2F1। तो पहली बार तो ऑब्जेक्ट को आप कहाँ रखोगे, इनफाइनाइट, फिर कहाँ रखोगे 2F1 से पहले, फिर कहाँ रखोगे 2F1 पे, फिर कहाँ रखोगे 2F1 और F1 के बीच में, फिर F1 पे और फिर F1 और C के बीच में। तो हर एक केस में आप ऑब्जेक्ट को इसी साइड रख रहे हो और इस साइड जितनी भी लेंथ होती है उसको क्या कंसीडर किया जाता है, तो उसको कंसीडर किया जाएगा माइनस। तो u की वैल्यू जो है इनके लिए क्या होगी, माइनस, वो भी ऑलवेज माइनस होगी। लेकिन f की वैल्यू क्या होगी, f की वैल्यू प्लस होगी। ये चीज मैंने आपको समझाया अभी, f की वैल्यू क्यों प्लस होगी। ठीक है, चलिए अब इमेज जरा देखिए भाई,
हर कंडीशन में देखिए इमेज यहाँ जाके बन रही है, यहाँ जाके बन रही है, यहाँ बन रही है, इधर जाके बन रही है, ठीक है, ये इनफाइनाइट पे जाके बन रही है, लेकिन ये इधर ही बन जा रहा है। तो सिर्फ एक कंडीशन को छोड़ दिया जाए, जब इस F और C के बीच में यहाँ पे जब ऑब्जेक्ट रखोगे तो इस कंडीशन के लिए U क्या होगा, इस कंडीशन के लिए U क्या होगा माइनस, और V भी क्या होगा माइनस, लेकिन बाकी सभी कंडीशन के लिए U माइनस होगा लेकिन V क्या होगा प्लस। बताइए समझ में आ रहा है? बाकी सभी कंडीशन के लिए U क्या होगा माइनस और V क्या होगा प्लस। ठीक है, चलिए अब आइए हम लोग समझते हैं कि ये जो कॉनकेव है इसमें U और V या फिर इमेज कहाँ पे जाके बन रही है। इसमें सिर्फ कितनी इमेज बनेंगी, 2। इसमें कुल कितनी इमेज बनेंगी, 6। आइए जरा इस फिगर को देखिए। एक बार आपको ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखना है, इनफाइनाइट पे। जब आप ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट पे रखोगे तो इमेज कहाँ बनेगी, इमेज बनती है F1 पे। इमेज कहाँ बनती है, F1 पे। इसका मतलब यह है कि U की वैल्यू माइनस और V की भी वैल्यू माइनस, क्योंकि यहाँ पे देखो इधर ही तो रख रहा है, इधर ही ऑब्जेक्ट रख रहा है, इधर ही जाके इमेज बन जा रही है। ठीक है, और दूसरे वाले कंडीशन के लिए इधर इसी साइड ऑब्जेक्ट को रखोगे तो U की वैल्यू माइनस और V की भी वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस। V की भी वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस। तो मेरे भाई आप एक पॉइंट नोट करो, आप एक पॉइंट ये नोट करो कि जो कॉनकेव लेंस होता है उसके लिए F की वैल्यू भी माइनस, U की भी वैल्यू माइनस और V की भी वैल्यू माइनस ही होती है। यह सभी आप यहाँ से देख सकते हो। ठीक है, अब इन डायग्राम को थोड़ा 1-2 बार आप बनाओ तो समझ जाओगे, नहीं बनाओगे तो कैसे समझोगे। इसको याद कर लो, 1-2 बार बोलो तो याद हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये जो डॉटेड लाइनों के द्वारा जो इमेज बनता है इसको वर्चुअल इमेज कहते हैं, ये वर्चुअल इमेज है। बाकी हर जगह जो ऑब्जेक्ट बना है, इमेज जो बनी है वह कैसा है, यह सभी रियल है। यह सभी क्या है, वह रियल है। यह सभी क्या है, रियल। ठीक है, याद रखोगे कि नहीं, याद रखोगे। ठीक है, बाकी हर जगह देखो ऑब्जेक्ट कैसा, इमेज कैसा है, रियल। लेकिन एक कंडीशन को छोड़ के इस कंडीशन में जो इमेज है वह कैसी है, वह वर्चुअल है, वह वर्चुअल है। हो गया समापन यार लेंस का। लेंस में कुछ नहीं है, कितने लेंस, 2 लेंस, कॉन्वेक्स और कॉनकेव, कॉन्वेक्स और कॉनकेव। कॉन्वेक्स में कुल कितनी इमेज, 6, कॉनकेव में कुल कितनी इमेज, 2। कॉन्वेक्स के लिए F की वैल्यू प्लस, कॉनकेव के लिए माइनस। U की वैल्यू कब प्लस लेनी है, कब माइनस लेना है, मैंने आपको इस डायग्राम की मदद से समझाया। अब आइए जरा, आइए हम आपको कुछ न्यूमेरिकल दिखाते हैं जिससे कि यह समस्याएं आपकी और आपको सरल लगे। आइए ये देखिए, लिखा है कि इफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ 7 सेंटीमीटर हाइट, मतलब कि ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है, ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है, ऑब्जेक्ट हाइट कितनी है, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे लिखा है इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस। ये देखिए भैया, यह एक कॉन्वेक्स लेंस है और इससे कितनी दूरी पर, 7 सेंटीमीटर की दूरी पर, 7 सेंटीमीटर की दूरी पर एक ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिया और इस ऑब्जेक्ट की जो हाइट है, इस ऑब्जेक्ट की जो हाइट है वह कितनी है, 7 सेंटीमीटर। यही चीज अभी आपसे बोला है। फिर क्या लिखा है, ऑफ फोकल लेंथ, ऑफ फोकल लेंथ, तो फोकल लेंथ इसकी यहाँ पे होती है, यह क्या है, F2। इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो F होता है। F की वैल्यू कितनी है, 8 सेंटीमीटर, तो आप रखो 8 सेंटीमीटर। आगे क्या लिखा है, फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड हाइट ऑफ इमेज। क्या क्या बोला, पोजीशन, नेचर एंड हाइट ऑफ द इमेज। यह चीज आपको यहां से निकालनी है। आइए सॉल्व कर लिया जाए। जरा जो जो लिखा है यहाँ पे लिख लो, क्या क्या गिवन है। ऑब्जेक्ट की हाइट तो आपने देख ही लिया,
ठीक है। और ये बताइए ये u की वैल्यू है कि v की? u की वैल्यू भैया, क्योंकि ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस है। तो u की वैल्यू कितनी? माइनस में 7 सेंटीमीटर। u की वैल्यू कितनी? -7 दे दिया है, 7 नहीं कुछ और होगा। प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर, ये 12 है, ठीक है। इधर देखिए यह 12 है, ठीक। 12 सेंटीमीटर, u की वैल्यू कितनी है? 12 सेंटीमीटर, ठीक है। आगे देखिए ऑब्जेक्ट की हाइट हो गया, f की वैल्यू कितनी है? तो f की वैल्यू है 8, तो भाई माइनस में 8 लोगे कि प्लस में? तो प्लस में 8 सेंटीमीटर। अरे क्या निकालोगे? पहले v निकालो, तुरंत बताओ फटाफट। आप लोग लेंस का फार्मूला लगाओ, लेंस फार्मूला। अरे क्या है लेंस फार्मूला? तो लेंस फार्मूला है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। f की वैल्यू कितनी है? 8 है। 1/8 इज इक्वल टू v हमको नहीं पता है, लेकिन u पता है और वो भी माइनस है, तो माइनस माइनस है ये प्लस हो जाएगा 1/12। ये हो जाएगा 1/8। अब इसको इधर लाइए तो ये हो जाएगा माइनस इज इक्वल टू 1/v, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर लो, इसको आप सॉल्व करो तो कितना आएगा एलसीएम इसका? जिन भाई को एलसीएम निकालना नहीं आता इधर देखो यार, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, अब ये 3 1 जा 3। अरे मल्टीप्लाई कर लो, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। ये आ गया एलसीएम आपका 24। 8 3 जा तो 3 1 जा 3 प्लस 12 2 जा तो 2 1 जा 2, ये हो गया 3 और 2 5 अपान में 24, ये 1/v हो गया। इसको आप उल्टा कर दो भाई, 24/5 इज इक्वल टू 24/5 इज इक्वल टू 1/v, 1/v। तो v की वैल्यू कितनी आएगी? आप इसको 5 से डिवाइड कर दो, 5 चौके 20, ठीक है, 0.5 अट्ठे 40। ये आप गया आ गया आपका v की वैल्यू। v की वैल्यू आ गई ना? चलो, तो इमेज की डिस्टेंस एक चीज हमको पता चल गया। अब जरा इधर आइए, अब जरा इधर आइए भाई, अब जरा इधर देखिए। अभी कुछ और भी तो बोला है, अभी तो कुछ और बोला था। पोजीशन तो निकाल लिया, नेचर बताओ। तो नेचर बताओ, तो नेचर कैसे निकलेगा? नेचर बताइए जरा कैसे निकलेगा? मैग्निफिकेशन निकालो, m बराबर I/o बराबर v/u। बताइए o की वैल्यू तो दिया था, ऑब्जेक्ट की हाइट तो दिया है, अरे कितना दिया है? तो 7 दिया था, तो I/7। m मैग्निफिकेशन कैसे निकाला जा सकता है? तो मैग्निफिकेशन यहां से निकालो। v की वैल्यू कितनी आई? 4.8, 4.8। u की वैल्यू कितनी है? u की वैल्यू है 12, और वो भी माइनस में 12। माइनस में 12 है, बताइए भाई, माइनस में 12 है। चलिए, तो m बराबर माइनस में 4.8/12 से पहले m की वैल्यू बताओ। तो m की वैल्यू बताओ जरा क्या आएगा? तो ये हो जाएगा 48/12 इंटू 10। बोलो 12 एकम 12, 12 चौके 48, तो ये हो गया 0.4, 0.4, वो भी माइनस में। तो ये m की वैल्यू आ गई। बताइए, ये मैग्निफिकेशन आ गया। अब मैग्निफिकेशन कितना आया है? 4 आया है। तो जरा यहाँ पे रख के इस i की वैल्यू बताओ। तो ये 4 बराबर I/o, ठीक है। तो I/o की वैल्यू कितनी है? 7, ये 4 हो गया। तो I बराबर 28 सेंटीमीटर। मतलब ऑब्जेक्ट की हाइट तो 7 थी, लेकिन इमेज की हाइट कितनी हो गई? 728। मतलब कि 4 गुना वो बढ़ गई, 4 गुना वो क्या हो गई? बढ़ गई है। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप नोट कर लो। एक बार अपने आप से खुद से इसको क्वेश्चन को लगाओ, इसको आप नोट कर लो।
हो गया। चलिए अब आइए, अब और भी क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आप लोग उसको लगाओ। और ये मेरा प्रॉमिस है आप सभी से, अगर आप अच्छे से इन क्लासेस को देखोगे तो 100% श्योरिटी के साथ मैं कह रहा हूं कि आप हर क्वेश्चन को टैकल कर पाओगे, आसानी के साथ उसको सॉल्व कर पाओगे। लेकिन क्लास को अच्छी तरीके से देखो, समझो और क्वेश्चंस को लगाओ। जब क्वेश्चंस लगाओगे तो कहीं फंसोगे तो आप फिर इन वीडियो को देखिएगा और देखने के बाद आप हर क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हो, आसानी से कर पाओगे। अब एक लास्ट टॉपिक आपका जो बचता है वह है पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस, ठीक है, पावर ऑफ लेंस। तो पावर ऑफ लेंस निकालने का जो फार्मूला होता है, इसमें आपको दो फार्मूले दिखेंगे। एक दिखेगा P इज इक्वल टू 100/f और एक दिखेगा P इज इक्वल टू 1/f। अब आप कब कौन सा फार्मूला लगाओगे, तो जब f सेंटीमीटर में होगा तो ये वाला फार्मूला, और जब f मीटर में होगा तो ये वाला फार्मूला लगाना है, ठीक है। जब f सेंटीमीटर में होगा तो ये वाला फार्मूला, और जब f मीटर में होगा तो ये वाला फार्मूला आप सभी को क्या करना है, यूज करना है। क्लियर है? क्लियर है भाई? चलिए अब आइए हम आपसे इस पे कुछ क्वेश्चन जरा पूछें। क्वेश्चन सिंपल सा लिखता हूं। मैं कह रहा हूं आप सभी से कि बताओ कॉन्वेक्स मिरर की, कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर है। तो बताइए पावर ऑफ द लेंस मुझे बताइए कितना होगा। पावर ऑफ लेंस जरा मुझे बताइए यह कितना निकलेगा। और ऑप्शन में आपको देगा +5 सेंटीमीटर, माइनस में 5 सेंटीमीटर, माइनस में 5 सेंटीमीटर, फिर आपको देगा +0.05 सेंटीमीटर और माइनस में 0.05 सेंटीमीटर। बताइए इनमें से कौन सा सही है? बताइए इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर है? बताइए इनमें से कौन सा सही आंसर है? चलिए हम ही बताते हैं आपको। देखिए भाई, सबसे पहले आपको लेंस पकड़ना है। कौन सा लेंस है? लेंस कैसा है? लेंस है कॉन्वेक्स लेंस। अब कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ याद करो। कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ क्या होती है? बताओ। प्लस। कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ क्या होती है? प्लस। कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ क्या होती है? पॉजिटिव या फिर प्लस। तो भाई देखो, पहला नंबर ये देखोगे। दूसरा, फोकल लेंथ किसमें दिया है? सेंटीमीटर में। तो ये वाला फार्मूला लगाओ। तो P इज इक्वल टू 100/f। तो 100/f की वैल्यू 20, 25 जा 100, ये हो गया 5 सेंटीमीटर। ये पावर है ना, पावर ऑफ लेंस, इसकी यूनिट डायोप्टर। पावर ऑफ द लेंस है तो इसकी यूनिट डायोप्टर। याद रखिएगा, ये जो पावर होता है इसकी यूनिट क्या होती है? डायोप्टर। इसको कैपिटल D से रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे इसका चश्मा जो बच्चे का लगा है वो 2D है, 2D प्लस 2D माइनस 2D। इसका मतलब क्या है आप यहां से समझ सकते हो, ठीक है। चलिए आइए भाई, तो यहां पे अब देखिए ये क्या आ गया? 5D आ गया। मतलब कि पावर कितना होगा? 5 डायोप्टर।
अब प्लस के माइनस, तो प्लस, क्योंकि ये देखिए फोकल लेंथ क्या है, प्लस है, फोकल लेंथ क्या है, प्लस है, तो इसलिए आप प्लस रखोगे, आप माइनस नहीं रखोगे। तो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा +5 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा, +5 सेंटीमीटर। सॉरी, हो गया +5 सेंटीमीटर। क्लियर है? चलिए आइए, अब अगर मान लीजिए कि यहीं पे कॉनकेव होता, अगर यहीं पे कॉनकेव होता तो आपका आंसर क्या आता, -5D, -5D। ठीक है, क्या आता, -5D। क्लियर है? याद रहेगा? बताइए, याद रहेगा? ठीक है, चलिए, यह आज लाइट चैप्टर का द एंड हो गया। सब कुछ आपको यहां पे समझा दिया गया। आप लोग पढ़ो, उसको नोट्स, उसका नोट्स बनाओ। अब आपसे लाइट चैप्टर में एक वीडियो आपको और देंगे जिसमें सिर्फ MCQ होगा, सिर्फ MCQ। ठीक है, लगभग 100 MCQ को कराएंगे इस लाइट चैप्टर से, और ये पूरी तरीके से MCQ आपके यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। ठीक, चलिए, आप लोग खूब अच्छे से पढ़ो, जिससे आप लोग टॉप करो और अपना नाम करो, फिर बाद में मेरा करना। ठीक है, चलिए, तो ये लाइट चैप्टर खत्म हो गया है। आप सभी से मिलेंगे उन बहुविकल्पी प्रश्नों के साथ, MCQs क्वेश्चंस के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।